हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल यूपीएससी हिस्ट्री विद मी। तो मैं आज आपके लिए फिर से एक क्वेश्चन लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आंसर राइटिंग प्रोग्राम में और आज का क्वेश्चन देखते हैं। आज का क्वेश्चन है 23 जून 1757 को मध्य युग की समाप्ति एवं आधुनिक युग की शुरुआत हुई। ये क्वेश्चन सबको क्लियर हो रहा होगा। वैसे आधुनिक युग क्या है, क्या था आधुनिक युग? आधुनिक युग उसे कहा जाता है जब मुग़ल साम्राज्य ख़त्म हुआ था, मुग़ल साम्राज्य का पतन हुआ था और जो छोटी छोटी क्षेत्रीय शक्तियाँ थीं उनका उदय हुआ था। क्षेत्रीय शक्तियाँ मतलब जैसे मराठा शक्ति थी, बंगाल के नवाब थे, अवध के नवाब थे और जयपुर और अन्य राजपूताना राज्य थे और साउथ इंडिया में भी थे। जब मुग़ल साम्राज्य का पतन हुआ था तब ये जो छोटे छोटे क्षेत्रीय शक्तियाँ थीं इन सब का उदय हो गया था। और उसके बाद जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए ही मौके की तलाश में थी। क्यों? और जब मुग़ल साम्राज्य का पतन हुआ तो उनकी ये महत्वाकांक्षा भी पूरी हो गई, जिससे ब्रिटिश नीतियों का विस्तार हुआ और अंग्रेजी हुकूमत का विस्तार होता चला गया। तो सबको आई होप सबको क्वेश्चन क्लियर हो रहा होगा कि आधुनिक युग क्या था, कैसे स्टार्ट हुआ था। तो चलिए अब आंसर को देखते हैं। फर्स्ट लाइन है, यह कथन आधुनिक भारत के इतिहास लेखन में साम्राज्यवादी दृष्टिकोण को अभिव्यक्त करता है। साम्राज्यवादी दृष्टिकोण मतलब एक राष्ट्र द्वारा अन्य राष्ट्रों को अपने अधीन कर अपना हित साधने का सिद्धांत। अपनी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो क्या करी थी, वो अपनी शक्ति और अपने गौरव को बढ़ाने के लिए अन्य देशों के प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर रही थी। तो सबको क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट लाइन देखते हैं। साम्राज्यवादी लेखकों का विशेष बल 18वीं सदी के पूर्वार्ध को अंधकार का युग घोषित करने पर रहा, ताकि प्लासी के युद्ध को एक ऐसी क्रांति सिद्ध किया जा सके जिसने भारत में सकारात्मक परिवर्तनों को जन्म दिया। इसमें कहना चाह रहा है कि जो 18वीं सदी के पूर्वार्ध का काल था, पूर्वार्ध मतलब जो 1801 से लेकर 1850 तक का काल था वो पूर्वार्ध हुआ और वो इसी को अंधकार का युग घोषित कर रहे थे साम्राज्यवादी लेखक, ताकि प्लासी के युद्ध को एक क्रांति सिद्ध किया जा सके जिसने भारत में सकारात्मक परिवर्तनों को जन्म दिया। भारत में सकारात्मक परिवर्तन क्या थे? ब्रिटिश जो साम्राज्यवादी लेखक थे वो यही कहना चाह रहे थे कि जो भी भारत में सकारात्मक परिवर्तन हुए हैं वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही लेकर आई है। जो पहले लोग थे वो लड़ते रहते थे, जब ब्रिटिश आए तो उन्होंने एक पीस स्थापित की, शांति स्थापित की और जो एक अच्छी सरकार लेकर आए, स्थिर सरकार को लेकर आए वो। और पहले जो लोग थे वो हमेशा लड़ते रहते थे। उन्होंने राजनीतिक एकीकरण किया और जो आधुनिक यातायात एवं संचार वो लेकर आए थे। उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा को लेकर आए थे। तो जो भी अच्छा हुआ वो ब्रिटिश लोग लेकर आए थे, ऐसा साम्राज्यवादी लेखक कहना चाह रहे हैं। ऐसे साम्राज्यवादी लेखक सिद्ध करना चाह रहे थे कि जो भी इंडिया में, जो भी भारत में सकारात्मक परिवर्तन हुए उनको जन्म ब्रिटिशर्स ने दिया था। किंतु परीक्षण करने पर ज्ञात होता है कि 18वीं सदी के उत्तरार्ध में भी परिवर्तन की तुलना में निरंतरता ही अधिक महत्वपूर्ण बनी रही। जब ब्रिटिशर्स कह रहे थे कि जो भी इंडिया में अच्छा परिवर्तन हुआ है, सकारात्मक परिवर्तन हुआ है, वो उन्होंने उसको जन्म दिया है। लेकिन जब हमने परीक्षण किया तो ये पता चला कि 18वीं सदी थी, उस 18वीं सदी के उत्तरार्ध में
उत्तरार्ध मतलब जो बाकी का समय बचा 1851 से लेकर 1900 तक, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ था। जो पहले से चलता आ रहा था वही चलता रहा। इसमें सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं आए थे। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। यही वजह है कि हम प्लासी के युद्ध के परिणाम को आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से नहीं जोड़ सकते। ये भी सबको ये क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में भारत में शासन करने वाले अधिकतर ब्रिटिश अधिकारी अपने दृष्टिकोण में प्राच्यवादी थे। जब ब्रिटिशर्स लिखते थे, राइटिंग करते थे, तो वो दो तरीके से राइटिंग करते थे, एक साम्राज्यवादी और एक प्राच्यवादी। साम्राज्यवादी जो लोग थे वो इंडिया के लिए वैसे बुरा भला ही लिखते थे, बोलते थे, इंडिया के बारे में बुरा भला ही बोलते थे। और जो प्राच्यवादी थे वो हमेशा अच्छा अच्छा बोलते थे कि इंडिया का जो अतीत है वो स्वर्णकाल है। उन्होंने क्या किया था कि गीता का जो अनुवाद है उसको इंग्लिश में लिखा था, ट्रांसलेट किया था। तो जो भी प्राच्यवादी मतलब यही है कि वो इंडिया के लिए सब कुछ अच्छा अच्छा बोलते थे। और उन्होंने बंगाल में परंपरागत मॉडल को ही बनाए रखने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि जो भी पुरानी चीज़ें चलती आ रही, जो भी पुरानी परंपरा है, जो पुराने मॉडल है, उसको ही बनाए रखने पर ही बल दिया। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। प्रचलित सामाजिक तथा सांस्कृतिक संरचना में परिवर्तन के लिए पहल नहीं की गई। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना में कोई पहल नहीं करी थी। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। प्रशासनिक संरचना में भी केवल वहाँ हस्तक्षेप किया गया जहाँ ब्रिटिश के हित प्रत्यक्षतः जुड़े हुए थे। इसमें कह रहा है कि उन्होंने सांस्कृतिक और सामाजिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं करे थे। उन्होंने सिर्फ प्रशासनिक संरचना में परिवर्तन किए थे, वो भी जहाँ उनको लगा था कि चेंजेस करने की ज़रूरत है, सिर्फ वहीं चेंज किया गया था। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। उदाहरण के लिए भू राजस्व सुधार तथा उसी से संबंध न्यायिक सुधार, अन्यथा यहाँ भी परंपरागत ढांचे को ही बनाए रखने पर बल दिया गया। वो कहना चाह रहे हैं कि उन्होंने सिर्फ चेंजेस जो किए थे, जो सुधार किए थे, वो भू राजस्व में किए थे और न्यायिक सुधार में किए थे, क्योंकि रूल्स रेगुलेशंस की हर जगह ज़रूरत पड़ती है। और भू राजस्व इसलिए क्योंकि उसको वहाँ से उनको रेवेन्यू मिल रहा था, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू ले सके। बस वो इसमें यही कहना चाह रहे हैं। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। जहाँ तक परिवर्तन का सवाल है तो वह 19वीं सदी के आरंभिक दशकों में देखते हैं, जब ब्रिटेन में आरंभ हुई औद्योगिक क्रांति ने भारत के संदर्भ में ब्रिटिश नीति को प्रभावित किया तथा भारत के आंशिक आधुनिकीकरण के लिए कदम उठाया गया। इसमें कहना चाह रहे हैं कि जो भी चेंजेस किए गए थे वो 19वीं सदी की शुरुआत में किए गए थे, तब किए गए थे जब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति स्टार्ट हुई थी। इसमें कहना चाह रहे हैं कि जब ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति स्टार्ट हुई थी तो वो इंडिया से कच्चा माल लेके जाते थे जो कि सस्ता पड़ता था, और इंडिया में जो हथकरघा उद्योग थे वो जो सामान बनाते थे वो बहुत महंगा होता था। तो वो यहाँ से कच्चा माल लेके जाते थे, अपनी बड़ी बड़ी मशीनों से सामान बनाते थे और उसको इंडिया में लाके बेचते थे ताकि उससे उनको ही प्रॉफिट हो। तो जो भी चेंजेस किए गए थे, जो भी थोड़े बहुत आंशिक आधुनिकीकरण किया गया था, थोड़ा बहुत जो आधुनिकीकरण किया गया था वो औद्योगिक क्रांति की वजह से किया गया था। इसमें ये कहना चाह रहे हैं। आई होप सबको क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। 18वीं सदी के पूर्वार्ध और उत्तरार्ध को भी दो भिन्न चरणों में देखने की बजाय निरंतरता में ही देखा जाना चाहिए। इसमें कहना चाह रहे हैं कि जो 18वीं सदी में पहले हुआ, बाद में हुआ, उसको अलग अलग देखने की बजाय एक साथ ही देखा जाना चाहिए कि कोई भी चेंजेस नहीं हुए थे। जो पहले से चीज़ें चलती आ रही थी वही चल रही थी, बस ब्रिटिशर्स को
अपने लिए अच्छा बोलना था तो उन्होंने इतने में ही बोल के छोड़ दिया। आई होप सबको क्लियर हुआ होगा ये क्वेश्चन यहीं तक था। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना, जो भी होगा मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। तो आज के लिए थैंक यू, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।